अब रीका को देखकर यूजी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन है, क्या चल रहा है। और इतने में ही यूटा अपनी कटाना को यूजी के सीने के आर पार कर देता है, जिससे यूजी लिटरली मर जाता है। और मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा, यूजी सच में मर जाता है। शिबुया इंसिडेंट तो बस एक ट्रेलर था, क्योंकि असली फिल्म हमें कलिंग गेम में देखने को मिलती है। क्योंकि इस आर्क में जो कांड होते हैं वो शायद तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा, और आगे जाकर तुम्हें पता चलेगा कि गोजो का जुजुत्सु वर्ल्ड पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट था, और उसकी अब्सेंस में जो तबाही का नंगा नाच होता है वो तुम देखना। लेकिन आज इस वीडियो में हम कलिंग गेम आर्क के सिर्फ एक पार्ट यानी कि यूजी एक्सिक्यूशन आर्क को ही कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा कलिंग गेम आर्क को कवर करने के लिए बैठा तो ये वीडियो कम से कम 3 से 4 घंटे लंबी हो जाएगी, जो करने की मेरी बस की नहीं है। इसीलिए हम कलिंग गेम आर्क को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिससे चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी मेरे लिए। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है ज़ेनिन क्लैन से, जहां हम 3 लोगों को देखते हैं। ये जंगली जानवर जिसका नाम जिनिची है, फिर ये काली आंख वाला जिसका नाम ओजी है, तो गलती से ओगी मत पढ़ लेना, और फिर आखिर में ये जिसका नाम नाओआ है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये ज़ेनिन क्लैन के हेड का बेटा है। अब ये तीनों यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ज़ेनिन क्लैन का लीडर नाओविटो, हाँ वही पियक्कड़ जिसकी कांटे जैसी बड़ी सी मूछें हैं, वो असल में मर चुका है। और अब उसके जाने के बाद ज़ेनिन क्लैन का नया हेड अनाउंस होने वाला है। और इसी टॉपिक के रिगार्डिंग नोआ ज़ेनिन इन दोनों से कुछ बोल देता है, जिसकी वजह से इन तीनों के बीच डिसम होने लगती है। लेकिन उसी मोमेंट पर एक छोटा सा दूसरा बूढ़ा सा आदमी रूम में एंटर करता है, जिसे तुम ज़ेनिन क्लैन का लॉयर या एडवाइजर या जो भी है बोल सकते हो। अब ये बूढ़ा आदमी रूम में एंटर करते ही बोलता है कि ज़ेनिन क्लैन का जो हेड है अब वो मर चुका है, जो सुनकर भाई इसको अलग ही खुशी होती है। अब इसके खुश होने का एक रीजन भी है, क्योंकि नाओआ प्रीवियस लीडर का बेटा है, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि नया लीडर नाओआ ही बनेगा, जो ये बुड्ढा कंफर्म भी कर देता है। क्योंकि नाओविटो की विल के अकॉर्डिंग अब ज़ेनिन क्लैन का नया हेड उसका बेटा यानी कि नोआ ज़ेनिन बनेगा। और ज़ेनिन क्लैन जो कुछ भी पोजेस करता है यानी कि कर्स्टूल, बेयर हाउसेस वगैरह सब कुछ अब नोआ ज़ेनिन का हो जाएगा। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि नाओविटो एक और बिल छोड़कर जाता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर गोजो साटोरू मारा जाता है या फिर उसकी दिमागी हालत किसी वजह से खराब हो जाती है, तो इस केस में मेगुमी फुशिगिरो ज़ेनिन क्लैन का हेड बनेगा। अब ये सुनने के बाद नाओआ के पैरों से जमीन खिसक जाती है। मतलब एक मोमेंट में उसके पास सब कुछ आ गया और दूसरे ही मोमेंट उससे सब कुछ छीन लिया गया, जिससे तुम काइंड ऑफ रिलेट कर सकते हो। लेकिन तुम बस सोचो कि गोजो का इस वर्ल्ड में कितना ज्यादा इम्पैक्ट है। मतलब उसके होने ना होने से ये डिसाइड किया जाएगा कि ज़ेनिन क्लैन का अगला लीडर कौन बनेगा। वो भी कोई ऐसा वैसा क्लैन नहीं, बल्कि इट इज वन ऑफ द बिग 3 क्लैन, जिससे तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि गोजो कितनी ज्यादा पावर होल्ड करता है। नाओविटो को ये पता है कि जब तक गोजो है तब तक कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि गोजो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अकेले ही सब कुछ संभाल सकता है। लेकिन अगर गोजो को कुछ हो जाता है तो फिर किसी को नहीं पता कि आगे क्या क्या हो सकता है। इसी वजह से नाओविटो ने अपनी एक और बिल प्रिपेयर की थी, क्योंकि बाय चांस अगर गोजो को कुछ हो जाता है तो फिर ज़ेनिन क्लैन को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। और तुम्हें पता ही है कि 10 शैडोज ज़ेनिन क्लैन की मेन टेक्निक है और वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। और फिर साथ ही में हमारा पोटेंशियल मैन कितना ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है वो तुम्हें पता ही है। खैर ये सुनने के बाद कि मेगुमी ज़ेनिन क्लैन का नया हेड बनेगा, नाओआ ये डिसाइड करता है कि वो मेगुमी को मार देगा, इंक्लूडिंग यूजी, क्योंकि मेगुमी यूजी को ढूंढ रहा है, तो फिर वो दोनों को साथ में ही मार देगा। इसके बाद स्टोरी यूजी की तरफ मुड़ जाती है, जहां वो सीढ़ियों पर बैठा हुआ है और देखने से लग रहा है ब्रो इज ब्रोकन, क्योंकि उसकी वजह से जो शिबुया में हुआ है वो उसे कभी भुला नहीं सकता, जहां वो इस सब का जिम्मेदार सिर्फ अपने आप को ठहराता है। और अभी यूजी सिर्फ 15-16 साल का लड़का है, तो तुम सोच ही सकते हो कि उस पर अभी क्या गुजर रही होगी। लेकिन यूजी के साथ उसका बड़ा भाई चोसो है, जहां वो उससे उसका हालचाल पूछता है, मतलब उसकी इंजरीज वगैरह कैसी हैं, जिसके रिप्लाई में यूजी बोलता है कि वो अभी ठीक है, वो भी प्रोबेबली सुकुना की वजह से। और यूजी ये फील कर सकता है कि सुकुना की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा ग्रो होती जा रही है, और सुकुना कुछ तो प्लॉट कर रहा है इन्वॉल्विंग फुशिगिरो। लेकिन फिर चोसो बोलता है कि भाई तू मेरी चिंता मत कर, तू जुजुत्सु हाई लौट जा, जिसके रिप्लाई में यूजी बोलता है कि मैं तेरी चिंता कर भी नहीं रहा।
यूजी आगे बोलता है कि मैंने तेरे दोनों भाइयों को मार दिया था, तो क्या तुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? जहाँ चोसो बोलता है कि नहीं, इट्स फाइन, वैसे भी वो बस एक गलतफहमी थी। जिसके बाद वो दोनों कर्स्ड स्पिरिट्स को हंट करने के लिए चले जाते हैं। जहाँ एक ब्रिज पर हम यूजी को देखते हैं और वो जैसे ही ताली बजाता है तो कुछ कर्स्ड स्पिरिट नदी से बाहर निकल आती हैं। अब तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये वही सीन है जो कि हम सीजन 2 की एंडिंग में देखते हैं। अब इसके बाद कर्स्ड स्पिरिट्स यूजी को देखते ही उस पर हमला कर देती हैं, लेकिन यूजी वहां से भागने लगता है, जिससे वो सारी कर्स्ड स्पिरिट्स यूजी का पीछा करने लगती हैं और वो उन्हें चोसो तक ले जाता है। जहाँ चोसो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से एक ही बार में सारी कर्स्ड स्पिरिट्स को मार देता है, सिवाय एक को छोड़कर, जिसे यूजी सिर्फ एक ही पंच में मार देता है। जिसे देखकर चोसो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि चोसो के अकॉर्डिंग जब यूजी ने उससे पहली बार फाइट की थी तो यूजी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब यूजी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जहां उसकी कर्स टेक्निक पर उसका कंट्रोल बेहतर हो गया है विथ हिज अनरियल फिजिकल स्ट्रेंथ। यहाँ तक कि चोसो ये भी बोल देता है डेट नाउ ही इज ए डीमन गॉड, जबकि यहाँ पर यूजी पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हो पाया है। जिसे देखकर चोसो यूजी की तारीफ करता है कि बहुत ही बढ़िया छोटे भाई, और यूजी बोलता है कि तू मुझे अभी भी छोटा भाई बोल रहा है। जिसके रिप्लाई में चोसो बोलता है कि मैं तुझे बार बार यही बुलाऊंगा क्योंकि तेरे बाप के सिर पर भी तो स्टैचूज थे। लेकिन इससे पहले कि इन दोनों की ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ पाती, वहाँ पर नाओया आ जाता है और आकर सीधा पूछता है कि मेगुमी कहाँ है। अब नाओया को देखते ही यूजी और चोसो अपना गार्ड अप कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि भाई ये बंदा कौन है। अब नाओया इन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम्हें भागना नहीं है क्या? जिससे यूजी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हम लोगों को भागना क्यों है। जिसके रिप्लाई में नाओया बोलता है कि तुझे पता नहीं है क्या, तेरी मौत की सजा दोबारा से जारी कर दी गई है, क्योंकि गोजो के जाने के बाद अब तुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। विच इज ट्रू, क्योंकि यूजी अभी तक सिर्फ गोजो की वजह से जिंदा था। आगे नाओया बोलता है कि खैर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो, मुझे बस मेगुमी से काम है। जो सुनकर यूजी जोर से चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हें फुशिगुरो से क्या चाहिए। जिसके रिप्लाई में नाओया बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं उसे मार दूंगा और मरने से पहले अगर वो एक लेटर लिखकर चला जाता है तो उसकी हेल्प हो जाएगी। और ऐसा बोलते ही नाओया अचानक से यूजी और चोसो के पास में आ जाता है और उसके तुरंत बाद ही नाओया यूजी पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो तीनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एंगेज हो जाते हैं, जहां यूजी और चोसो नाओया से फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाओया उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा फास्ट था। लेकिन फिर नाओया फाइट से पीछे हट जाता है और बोलता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे काफी ज्यादा टफ हो। जिसके बाद वो बोलता है कि शायद मुझे अपनी स्पीड बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उन तीनों को कुछ महसूस होता है। यूजी को ऐसा लगता है कि शायद ये गोजो है, बट वो तुरंत बाद ही रियलाइज करता है कि नो, इट इज समथिंग मोर क्रीपियर। जहां हम लोग देखते हैं कि इट इज नन अदर देन द स्पेशल ग्रेड सोर्सरर यूटा ओकोत्सु। अब यूटा को देखते ही यूजी पूछता है कि तू कौन है। अब बेचारी को कौन बताए कि उसकी आंखों के सामने उसका यमराज खड़ा है। खैर यूटा ऊपर से जंप करता है और जिस जगह वो लैंड करता है वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे देखकर यूजी और चोसो भौचक्के हो जाते हैं। लेकिन नाओया यहाँ पर यूटा को पहचान लेता है और उससे बोलता है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, और वो यूटा से उसका नाम भी पूछता है, जिससे यूजी को भी याद आ जाता है कि आखिर यूटा कौन है। अब यूटा नाओया से पूछता है कि तू कौन है, तो नाओया बोलता है कि मैं माकी का कजन हूँ और मैं भी यहाँ पर यूजी को मारने के लिए आया हूँ। लेकिन वो यूटा से ये भी बोलता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा, पर बदले में वो चोसो से फाइट करेगा। अब चोसो यहाँ पर समझ जाता है कि चीजें बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होने वाली हैं, इसलिए वो यूजी को भागने के लिए बोलता है, क्योंकि चोसो ये फील कर सकता है कि यूटा बिल्कुल गोजो जैसा है और अगर यूजी यूटा से फाइट करता है तो यूजी डेफिनेटली मरेगा, और इसीलिए चोसो यूजी को भागने के लिए कन्विंस कर लेता है। साथ ही में चोसो डिसाइड करता है कि वो यहीं पर ही रुकेगा ताकि वो यूटा और नाओया को रोक पाए और यूजी को भागने के लिए टाइम मिल जाए। लेकिन वो यूटा को रोकने में फेल हो जाता है, क्योंकि नाओया उसका रास्ता ब्लॉक कर लेता है और यूटा यूजी के पीछे चला जाता है, जहाँ यूटा और यूजी एक दूसरे की स्पीड देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाओया चोसो पर हमला कर देता है और बोलता है कि तू क्या ही उखाड़ लेगा, तू बस खुल की पिचकारी मारता है। जिसके बाद हमारा ओनी चैन बिल्कुल सीरियस वे में नाओया से बोलता है
कि मेरे भाई को चोट पहुंचाकर तुझे क्या लगता है तू यहाँ से जिंदा निकल पाएगा। लेकिन फिर सीन यूटा और यूजी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ यूटा अपनी कटाना से यूजी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी कार के ऊपर से फ्लिप करके यूटा के अटैक से बच जाता है, जिसे देखकर यूटा काइंड ऑफ शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसने यूजी को स्लाइस कर दिया था। लेकिन नहीं, यूजी कार में एक पंच मारता है जिससे वो कार सीधा यूटा में जाकर लगती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर यूजी वहां से भागकर एक बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन यूजी के पीछे से एक कार फ्लाई करते हुए आती है और उसका रास्ता रोक लेती है, जो करने वाला कोई और नहीं बल्कि यूटा था। एंड यूटा भी लाइक सरप्राइज्ड, लेकिन मैं उतना ताकतवर लगता नहीं हूँ। अब यूजी भी ये समझ जाता है कि भले ही यूटा के पास कोई खास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन उसके पास इमेंस अमाउंट ऑफ कस्ड एनर्जी है, यहाँ तक कि उसके पास गोजो से भी ज्यादा कस्ड एनर्जी है। लेकिन ऑफ कोर्स गोजो के पास 6 आइज हैं, जिसकी वजह से उसके पास नियरली इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ कस्ड एनर्जी है। सीधी भाषा में समझाऊं तो गोजो जब अपनी कस्ड टेक्निक्स का यूज करता है तो उसकी कस्ड एनर्जी खर्च हो जाती है। लेकिन सिंस गोजो के पास 6 आइज हैं, तो वो अपनी खोई हुई कस्ड एनर्जी को दोबारा से रिप्लेनिश कर सकता है, जो कि यूटा या कोई भी और सोर्सरर नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास 6 आइस नहीं है। इसीलिए गोजो के पास नियरली इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ कस्ड एनर्जी है। बैक टू द स्टोरी, यूटा दोबारा से यूजी पर हमला कर देता है, जहां यूजी यूटा के अटैक्स को बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। अब यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि एक एवरेज सोर्सरर का अटैक प्रेडिक्ट कर पाना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मान लो कि तुम्हारा अपोनेंट एक एवरेज सोर्सरर है और वो तुम पर अटैक करने वाला है, और वो जिस चीज से भी अटैक करेगा, फॉर एग्जाम्पल कि वो तुम्हें एक पंच मारने वाला है, तो उसकी पूरी कस्ड एनर्जी उसके हैंड में आ जाएगी कंपेयर टू हिज होल बॉडी, जिससे तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो कैसे अटैक करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक एलीट सोर्सरर अपनी कस्ड एनर्जी को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से उसके अटैक को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यानी कि वो अपनी पूरी बॉडी को कस्ड एनर्जी से अच्छी तरीके से कवर कर लेता है, ताकि उसके अटैक को कोई प्रेडिक्ट न कर पाए। और यूटा भी यही करता है, वो अपनी पूरी बॉडी को कस्ड एनर्जी से अच्छी तरीके से कवर कर लेता है, लेकिन साथ ही में वो अपनी शॉट को भी कस्ड एनर्जी से कवर कर लेता है, जिससे उसके अटैक को प्रेडिक्ट कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर यूजी को ननामी की वो लाइन याद आ जाती है कि तू यहाँ से संभाल लेगा, और यूजी यूटा से बोलता है कि मैं अभी नहीं मर सकता। जिसके बाद यूटा और यूजी की फाइट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ यूजी बड़ी मुश्किल से यूटा के हमलों से बचता है। जिसके बाद यूजी एक कार की तरफ भागता है और उसके अंदर चला जाता है, जहाँ उसे एक चाकू मिलता है और कार के बाहर आ जाता है। जिसके बाद यूटा यूजी पर अपनी शॉट से अटैक करता है, लेकिन यूजी अपने उस नाइफ से अपने आप को बचा लेता है। अब यूटा यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि यूजी को ये नाइफ कहाँ से मिला, लेकिन फिर वो ये रियलाइज करता है कि शायद उसे ये कार के अंदर से मिला है। और यूटा मन में सोचता है कि अगर ये कोई स्पेशल कस्ड टूल नहीं है तो मुझे इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद इन दोनों की फाइट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ यूजी अपने नाइफ को कस्ड एनर्जी से एम्ब्यू कर लेता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। अब यूजी का पूरा ध्यान सिर्फ यूटा की शॉट पर रहता है, जिसका फायदा उठाकर यूटा यूजी को एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है। जिसके बाद यूटा यूजी पर अपनी कटाना से अटैक करता है और यूजी उसे अपने नाइफ से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूटा की कटाना उस नाइफ को बटर की तरह काट देती है, और साथ ही में यूजी के भी एक कट लग जाता है। लेकिन यूजी बच जाता है और यूटा की कटाना ग्राउंड पर जाकर लगती है, जिसका फायदा उठाकर यूजी यूटा की कटाना को अपनी पैर से दबा लेता है और उसे तोड़ देता है, और दोनों का हिसाब बराबर। अब यूटा यहाँ पर ज्यादा सरप्राइज नहीं होता, बिकॉज ही नो दैट यूजी इज गोजोस प्यूपल, तो उसने यूजी से इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था। अब यूजी यूटा पर दोबारा से हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक से रीका आकर यूजी को पकड़ लेती है, जहाँ वो यूटा से पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, जिसके रिप्लाई में यूटा बोलता है कि हम लोग बस खेल रहे हैं। अब रीका को देखकर यूजी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन है, क्या चल रहा है, और इतने में ही यूटा अपनी कटाना को यूजी के सीने के आर पार कर देता है, जिससे यूजी लिटरली मर जाता है। और मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा, यूजी सच में मर जाता है, और इस चीज को सुकना भी अंदर से देख रहा होता है, लेकिन अचानक से फिर वो स्माइल करता है, और फिर सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि चोसो और नाओया एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ चोसो के बहुत ही बुरी तरीके से लग रहे होते हैं। चोसो के लिए नाओया बहुत ही ज्यादा फास्ट है, और उसे नहीं पता कि आखिर नाओया किस तरह की कस्ट टेक्निक को यूज कर रहा है। अब नाओया
नाओया यहाँ पर चोसो से बोलता है कि तू बहुत ही ज्यादा टफ है, लेकिन आखिर तू है कौन? जिसके रिप्लाई में चोसो बोलता है कि मैं 10 भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। और ऐसा बोलते ही उसके चेहरे पर कुछ मार्क्स आ जाते हैं। अब नाओया जैसे ही मूव करता है तो चोसो उसकी मूवमेंट्स को फॉलो कर पाता है। असल में चोसो अपनी टेक्निक को अपनी आंखों के आसपास की जो नर्व्स हैं उन पर फोकस कर लेता है, जिससे उसकी डायनामिक विजुअल एक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो नाओया की मूवमेंट्स को ठीक से फॉलो नहीं कर पाता। लेकिन फिर चोसो अपनी बॉडी के अंदर से बहुत सारा खून निकालता है, जिसे देखकर नाओया शॉक्ड हो जाता है। जहाँ वो चोसो के इस अटैक से दूर रहता है और भागने लगता है, क्योंकि अगर चोसो का ब्लड नाओया पर लग जाता है तो उसके साथ डेफिनेटली कुछ गलत हो सकता है। पर नाओया को ये भी लगता है कि इतना खून खोने के बाद चोसो मर जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में चोसो ह्यूमन और कस्ड स्पिरिट से मिलकर बना है, जिसकी वजह से उसकी कस्ड एनर्जी खून में बदल सकती है। इसका मतलब ये है कि जब तक चोसो के पास कस्ड एनर्जी है वो ब्लड लॉस से कभी नहीं मर सकता। अब नाओबिटो चोसो की इस टेक्निक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चोसो उस पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। पर नाओबिटो चोसो के उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में नाओबिटो के कपड़ों पर चोसो का कुछ खून लग जाता है, जिससे उसके पैर बहुत ही ज्यादा भारी हो जाते हैं। और इधर चोसो नाओया पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अब नाओया को ऐसा लगता है कि वो अपनी कस्ड टेक्निक का यूज करके चोसो की अटैक से बच जाएगा, जहां असल में नाओया की कस्ड टेक्निक उसके बाप नाओबिटो से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, जिससे वो बेसिकली 24 FPS का यूज करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। लेकिन नाओया को ये नहीं पता कि चोसो जो अटैक करने वाला है वो कोई ऐसा वैसा अटैक नहीं है। ये अटैक चोसो का पर्सनल मूव है, जिसके साथ वो पैदा हुआ है। यानी कि और डेथ पेंटिंग्स चोसो के इस मूव या अटैक को यूज नहीं कर सकती। इट इज ओनली यूनिक टू चोसो। और इस अटैक का नाम है सुपरनोवा, जो कि छोटी छोटी खून की बूंदों से मिलकर बना है। और जैसे ही चोसो इसे एक्टिवेट करता है वो छोटी छोटी खून की बूंदें चारों दिशाओं में शूट हो जाती हैं, जो कि असल में बुलेट की तरह काम करती हैं, जिससे नाओया बहुत ही ज्यादा डैमेज ले लेता है। अब इससे पहले कि इन दोनों की फाइट आगे बढ़ पाए, चोसो उसके पीछे कुछ फील करता है, जहां हम लोग देखते हैं कि यूटा यूची को जमीन पर घसीटते हुए ला रहा है। अब इससे पहले कि चोसो रिएक्ट कर पाए, यूटा उसके मुंह में एक जोर का मुक्का मारता है और चोसो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और आगे यूटा नाओया से पूछता है कि तुझे चोट वगैरह लगी है क्या? और असल में नाओया की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि चोसो के ब्लड के कारण उसके अंदर पॉइजन जा चुका है। लेकिन यूटा नाओया को हेल्प ऑफर करता है, ये बोलकर कि मेरी रिवर्स कस टेक्निक तुम्हें ठीक कर सकती है, लेकिन बदले में तुम अपने हायर अप से बोल देना कि यूजी मर चुका है। अब इसके बाद जो तुम देखने वाले हो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमें यहाँ यूजी की मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जहाँ हमें उसकी फैमिली दिखने को मिलती है। पहले तो हम यहाँ पर यूजी के बाप को देखते हैं, जिसका नाम जिन इटाडोरी है। जिसके बाद हम यूजी के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो जिन को वार्न करते हैं कि उस औरत पर गिव अप कर दे, वरना तू मर जाएगा। जिसके रिप्लाई में जिन बोलता है कि यूजी के सामने ऐसी चीजों के बारे में बात मत करो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमें जितना लगता है बच्चे उससे कई ज्यादा याद रखते हैं। और शायद इसी वजह से हमें यूजी की ये सारी यादें देखने को मिल रही हैं। अब यूजी का ग्रैंडफादर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें काओरी यानी कि यूजी की माँ के साथ एक बच्चा चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन उसकी मौत अब इससे पहले कि यूजी का ग्रैंडफादर आगे कुछ बोल पाए, पीछे से कोई बोलता है, फादर इन लॉ आप ये क्या बोल रहे हैं? एंड इट इज नन अदर देन यूजी's मदर। लेकिन तुम लोग समझ ही गए होगे कि ये यूजी की असली माँ नहीं है। ये वही पर्सन है जिसने अभी गैटो की बॉडी को कंट्रोल कर रखा है, जिसका असली नाम कंजाकू है, और ये एक आदमी है। लेकिन इसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे, जहां इसके हर एक चीज के बारे में खुलासा हो जाएगा। अब बात रही कि कंजाकू यूजी की माँ को क्यों कंट्रोल कर रहा है। वेल, इसके बारे में तो तुम्हें मांगा की एंड में ही पता चलेगा, लेकिन हाल फिलहाल के लिए तुम इतना मान लो कि कंजाकू सुकना के लिए एक परफेक्ट वेसल चाहता था, जिसके लिए कंजाकू ने जिन इटाडोरी के बैक शॉट पे बैक शॉट लिए हैं। मतलब भाई लिटरली कंजाकू अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। अब यहाँ पर जिन इटाडोरी को ये पता है कि ये औरत मेरी बीवी नहीं है, प्रोबेबली, लेकिन शायद यूजी का बाप ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी बीबी अब मर चुकी है। और उसी टाइम पर शायद कंजाकू आया होगा और उसने ऑफर किया होगा कि मैं तेरी बीबी को जिंदा कर दूंगा, जिससे तू एक बच्चा पैदा कर सकता है। अब मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिन इटाडोरी को कंजाकू ने माइंड कंट्रोल किया था, क्योंकि अगर कंजाकू के पास ऐसी कोई एबिलिटी होती तो फिर वो यूजी के ग्रैंडफादर को भी कंट्रोल कर सकता था। तो मेरे हिसाब से ये थ्योरी सही हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बता देना।
अब यूजी यहाँ अचानक से होश में आ जाता है और उसके सामने यूटा बैठा होता है। अब यूटा यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस दिखता है, लेकिन यूजी को होश में आते हुए देखकर वो बोलता है वाटर रिलीफ, जिससे यूजी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यूटा यूजी को समझाता है कि असल में गोजो ने यूटा से कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो यूटा यूजी और मेगुमी को प्रोटेक्ट करे। आगे यूटा ये भी बोलता है कि अगर वो नहीं आता तो कोई और एक्सिक्यूशनर आके यूजी को मार देता। लेकिन सिंस हायर अप्स यूटा पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते बिकॉज ही इज गोजोस डिसाइपल, तो वो लोग यूटा से एक वाइंडिंग बो बनवाते हैं जिसके मुताबिक यूटा को यूजी को मारना ही होगा। लेकिन फिर यूजी पूछता है तो फिर मैं जिंदा क्यों हूँ? तो यूटा बोलता है कि रिवर्स कश टेक्निक की वजह से। जब यूजी के हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया था तो यूटा अपनी रिवर्स कश टेक्निक से उसे लगातार हील कर रहा था और इसी तरह यूजी बच गया था। लेकिन ये उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा। जिसके बाद आगे यूटा बोलता है कि वैसे तो हायर अप्स को जल्दी ही पता चल जाएगा कि यूजी जिंदा है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए यूजी ऑफिशियली मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मेगुमी आ जाता है जो यूजी से जुजुत्सु हाई वापस आने के लिए बोलता है। जिसके रिप्लाई में यूजी बोलता है कि मैंने इतनों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिकाना, और बेसिकली मना करने लगता है। लेकिन मेगुमी बोलता है कि यूजी इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, हम लोग कोई हीरोज नहीं है जो जस्टिस के लिए फाइट करते हैं। मेगुमी बोलता है कि हमें बस जितना हो सके उतने लोगों को बचाना है और तू मुझे बचाने से स्टार्ट कर। वो आगे बोलता है कि नारातोशी कामों ने जुजुत्सु से रिलेटेड लोगों के लिए कुछ प्लान बनाया है जो कि कलिंग गेम में एक दूसरे को फेस करेंगे, जिसमें मेगुमी की बहन भी शामिल है। और इसी के साथ ही कलिंग गेम के रूल्स बताते हुए ये आर्क यहीं पर ही खत्म हो जाता है। यानी कि इसके बाद अब कलिंग गेम स्टार्ट होगा जिसमें हमें बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें देखने को मिलने वाली हैं, जैसे कि माकी वर्सेस जेनिन क्लैन, कंजाकू का राज और बहुत सारी चीजें। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं पार्ट 2 जल्दी से जल्दी लेकर आऊं तो कमेंट में पार्ट 2 स्पैम कर देना।